हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ कैसे लिखी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी हम सभी को पता है क्या होती है। कोई भी एक छोटी घटना या संपूर्ण घटना को एक पूरे क्रम में प्रयोगा जाता है जिसमें भी कुछ पात्र होते हैं, उसे कहानी कहते हैं। कहानी अधिकतर पुरानी हो सकती है, कहानी के बहुत से तत्व होते हैं। इन सबको हम इस पाठ में पढ़ेंगे। हमें अलग अलग विषयों पर कहानी पढ़ने को, सुनने को मिलती है। साथ ही साथ हमें अलग अलग बिंदुओं पर लिखने के बारे में मौका मिल सकता है। सुनने वाला कहता है कहानी न सुनाओ, जल्दी से बताओ कि क्या हुआ। प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभव बांटने और दूसरे के अनुभव को जानने की प्रकृति बहुत अच्छी होती है। कहानी न सुनाओ मतलब कि पूरी बात विस्तार से ना बताओ, जल्दी जल्दी बता दो कि क्या हुआ है। लेकिन कहानी में क्या होता है, पूरे भाव को बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से, सही ढंग से बताया जाता है। अपनी बात को दूसरे तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंचाया जाता है। जहाँ तक कहानी के इतिहास का सवाल है तो वो उतना ही पुराना है जितना कि मानव का इतिहास है। क्योंकि कहानी मानव के स्वभाव के साथ जुड़ी है, मानव की प्रकृति के साथ जुड़ी है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला जो है वो विकसित हो गई है। पहले कहानी सिर्फ सुनाई जाती थी, है ना। घटनाओं को, युद्ध के, प्रेम की, प्रतिशोध की, किस्से की कहानियाँ सुनाई जाती थी। मानव के स्वभाव का एक गुण है कि उसकी बातों को वो दोबारा दूसरे को सुनाता है। जो घटनाएं, दृश्य वो देखता है, समझता है, वो सब वो दूसरे के साथ साझा करता है। ये मनुष्य की प्रकृति होती है। कभी कभी ये सच्ची घटनाओं पर आधारित होती, तो कभी कभी काल्पनिक घटनाओं पर होती थी। हमारा नायक कहीं युद्ध में हार ही क्यों न जाए, लेकिन यदि वह नायक है तो हम यह सुनना चाहेंगे कि वह कितनी वीरता से लड़ा, है ना। तो हमेशा जो नायक होता है वो मुख्य रूप से होता है, वो हमेशा अच्छा ही होता है, उसके साथ कभी कुछ नकारात्मक नहीं होता है। और देश के कई भागों में, विशेष रूप से राजस्थान में, बहुत सी कहानियां हैं जो राजा महाराजाओं की मौखिक रूप से प्रचलित है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियां बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा संचार फैलता गया और लिखित रूप में वो नहीं मिली है, क्योंकि मौखिक ही वो सुनी और बोली जाती थी। कितने सारे धर्म प्रचारकों ने भी इन कहानियों को मौखिक रूप में ही कहा है। जैसे कि अगर हम कहानी की विद्या की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो पंचतंत्र कहानियाँ जो हैं वो शिक्षाप्रद होती थी। जो पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई है वो शिक्षा के उद्देश्य से लिखी गई है। आपको शिक्षा मिलती है उन कहानियों को सुनकर और पढ़कर। कहानी का केंद्रीय बिंदु जो होता है वो उसका मुख्य कथानक होता है, जो उसकी कथा होती है। कथानक क्या होता है? कहानी का वो संक्षिप्त रूप हो जाए जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी की सभी घटनाओं को और पात्रों को बताया जाता है, उसे कथानक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम प्रेमचंद की कहानी कफन 10-12 पृष्ठों की कहानी है, लेकिन इसका कथानक 10-12 पंक्तियों में लिखा जा सकता है कि घीसू और माधव गांव के दो गरीब और आलसी किसान थे। बुधिया माधव की पत्नी है, प्रसव पीड़ा से कोठरी के अंदर तड़प रही है। कोठरी के बाहर घीसू और माधव अलाव में आलू भूनकर खाने की तैयारी कर रहे हैं। बुधिया प्रसव पीड़ा से मर जाती है। दोनों के पास उसके कफन खरीदने के पैसे नहीं होते। वे गांव के जमींदार के पास पैसे मांगने जाते हैं। जमींदार पैसे दे देता है। गांव के दूसरे संपन्न लोग भी पैसे देते हैं। घीसू और माधव कफन खरीदने बाजार जाते हैं, पर कफन खरीदने के बजाय उन पैसों की शराब पीते और नशे के मदहोश होकर गाना गाते मदिरालय में गिर पड़ते हैं। कहा जाता है कि जो कथानक होता है वो कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। उसी तरह जैसे मकान बनाने से पहले हम पूरा नक्शा बनाते हैं, वैसे कहानी लिखने के पहले कथानक बनाया जाता है। आमतौर पर कहानियाँ को मन की किसी घटना या जानकारी या अनुभव के कारण ही हम कहानी को बना पाते हैं। कभी कहानीकार की जानकारी में पूरा कथानक आता है, तो कभी कभी कथानक का एक सूत्र, एक छोटा सा भाग ही होता है। केवल एक छोटा सा प्रसंग के ऊपर भी एक कहानी बन सकती है। इसके बाद कथानक उसे विस्तार से देने में जुट जाता है। विस्तार देने का काम कल्पना के आधार पर होता है। समझा जाता है कि कहानीकार की कल्पना कोरी कल्पना नहीं है, वो आसपास के सारे पात्रों को मिलाता हुआ कल्पना करता हुआ चलता है। कल्पना के विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है उसी के माध्यम से कल्पना आगे बढ़ती है। यह सूत्र लेखक को एक परिवेश देता है, पात्र देता है, समस्या देता है। उसके आधार पर लेखक संभावनाओं पर विचार करता है, एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो संभावित हो और लेखक के उद्देश्यों से भी तालमेल खाता हो। इसे पूरा ढांचा बनाकर एक पूरी कहानी लिखी जाती है। यहाँ पर बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आमतौर पर कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों चीज़ें होती है कि शुरुआत में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ। और इन सारी बातों को एक द्वंद्व के साथ सारे तत्वों को जोड़ा जाता है, मतलब कि सारे तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हर घटना, पात्र, समस्या का अपना देश, काल और स्थान होता है, कथानक का स्वरूप बन जाते हैं। बाद में कहानीकार कथानक के देश, काल और स्थान को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि ये कहानी को प्रमाणित और रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए यदि अस्पताल का कथानक है तो अस्पताल का पूरा परिवेश बनेगा, ध्वनियाँ आएगी, वहाँ की लोग, कार्य, व्यापार, लोगों के पारस्परिक संबंध, उनके अस्पताल में होने वाली नित्य की घटनाएं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाएगी। यहाँ से आवाज़ें आ रही है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, इस तरह से पूरी चीज़ें उसके साथ में जोड़ी जाती है, जिसको देश, काल और घटनाक्रम कहते हैं।
देश काल स्थान और परिवेश के बाद में कथानक के पात्रों पर विचार करते हैं कि उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं। कहानी के अंदर अलग अलग तरह के पात्र होते, हर पात्र का अपना एक चरित्र होता है, उस चरित्र को चित्रण करना पड़ता है। जैसे मुरलीधर बड़ा दानी है, वो दूसरों का ध्यान रखता है, दूसरों के लिए उसकी जान हाजिर रहती है। मुरलीधर एक गरीब आदमी को सर्दी से ठिठुरते हुए देखता है तो अपनी शाल उसे दे देता है। या मुरलीधर का दोस्त स्कूल में फीस जमा करने के लिए लाइन के बाहर निकल आया है क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे, तो मुरलीधर ने दोस्त को बताए बिना फीस जमा कर दी। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति जो पात्र होते हैं उनके चरित्र का चित्रण किया जाता है। उसके बाद आता है कहानी में पात्रों के संवाद। उनके संवाद भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जिस व्यक्ति का पात्र जैसा होता है उसके संवाद भी वैसे ही होते, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। और इन सब के अंत में होता है कहानी का क्लाइमेक्स, मतलब कथानक के अनुसार कहानी जब चरम पर पहुंच जाती है, पूरी कंप्लीट हो जाती है, सारे चरित्र चित्रण हो जाते हैं, तो उसके बाद उसके भावों के अनुसार जो उसमें कथा थी उसके अनुसार उसका क्लाइमेक्स बनाया जाता है कि इस कहानी का अंत कैसा होना चाहिए। कुछ कहानियों के अंत बड़े रोचक होते हैं, कुछ कहानियों के अंत दुखद होते हैं, कुछ कहानियों के अंत सुखद होते हैं, किसी के सकारात्मक होते हैं, लेकिन अंत कभी भी नकारात्मक नहीं बताया जाता है, हमेशा इसको सकारात्मक ही लिया जाता है। इस प्रकार से पूरी कहानी जो होती है वो एक क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इसमें अलग अलग तरह की सारी विधाओं का भी हम प्रयोग करते हैं। चरित्रों का देखें, कथानक का देखें, देश काल का देखें, संवाद का देखें, इन सारे आधार पर कहानी की रचना की जाती है। धन्यवाद।